हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैरवा से पढ़ाई पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने वीडियोज़ के माध्यम से भारतीय इतिहास को पढ़ने का काम कर रहे हैं तथा हमने अपने पिछले वीडियोज़ में वैदिक काल के बारे में पढ़ा है। वैदिक काल दोस्तों किसे कहते हैं तो 1500 BC से लेकर के और 600 BC तक के इतिहास के काल को हम लोग वैदिक काल के नाम से जानते हैं तथा इस दौरान विकसित हुई सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है, जिसके विकास का श्रेय आर्यों को जाता है, जो मध्य एशिया से भारत में आकर के सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश अर्थात 7 नदियों की भूमि जो कि पंजाब, अफगानिस्तान और हरियाणा का क्षेत्र है वहाँ पर बसे, जिसकी जानकारी हमें मैक्स मुलर के माध्यम से प्राप्त होती है। दोस्तों, हमने ये भी पढ़ा है कि वैदिक काल जो है उसको हम लोग 2 वर्गों में बांट करके पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले वर्ग को ऋग वैदिक काल तथा उसके बाद के वर्ग को हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। दोस्तों, ये वर्गीकरण इसलिए किया जाता है क्योंकि ऋग वैदिक काल में लोगों के जीवन, रहन सहन और जो उत्तर वैदिक काल है वहाँ पर लोगों का जीवन और रहन सहन में काफ़ी सारा अंतर दिखाई देता है। कहीं ना कहीं ऋग वेद की जो समाज है वो थोड़े से अलग है उत्तर वैदिक काल के समाज से। तो क्या क्या चीज़ें परिवर्तन हुई, क्या क्या चीज़ें परिवर्तित हुई और कैसे परिवर्तित हुई, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में अर्थात वैदिक काल के चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ऋग वेद और उससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक के टाइम पीरियड को हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इस काल में ऋग वेद की रचना हुई थी। अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि ऋग वैदिक काल किसे कहते हैं तो इसका जवाब हम 2 तरह से दे सकते हैं कि इतिहास का वह कालखंड जिसमें ऋग वेद की रचना हुई उसे ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, अर्थात अथवा 1500 BC से लेकर 1000 BC तक के टाइम पीरियड को हम लोग ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग ऐसे दे सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ऋग वेद की रचना के बारे में अर्थात इसकी रचना किसके द्वारा की गई तो इसके बारे में किसी प्रकार से इतिहासकारों के द्वारा कोई विशेष इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम इसके व्यवस्थित करने की बात करें कि इसको सबसे पहले व्यवस्थित करने का, सिस्टमेटिक रूप से इसको सजाने का काम किसके द्वारा किया गया तो वो महर्षि वेद व्यास के द्वारा किया गया। महर्षि वेद व्यास ने सबसे पहले ऋग वेद को व्यवस्थित करने का काम किया, जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछा गया। दोस्तों, ऋग वेद में जो भी भजन हैं, जो भी मंत्र हैं, जिनको गाने का श्रेय अगर हम देखें तो अलग अलग ऋषियों के द्वारा गाया गया है। इसमें बहुत सारे मंत्र देखने को मिलते हैं जिनकी संख्या लगभग 10,462 है, जो अलग अलग ऋषियों के द्वारा कंपोज किए गए हैं। दोस्तों, इसके पक्ष में माना जाता है कि यह जो वेद है वो अपौरुषेय है। अपौरुषेय का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यह किसी पुरुष के द्वारा इसकी रचना नहीं की गई, जबकि ये ऋषियों को प्रकट हुआ। ऋषियों को प्रकट हुआ का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कहीं ना कहीं ये एक दैवी शक्ति के माध्यम से, एक दैवी शक्ति के द्वारा ऋषियों के अंतरात्मा में प्रकट हुआ, जिसके बाद उन लोगों ने इसकी रचना की, इसमें अलग अलग भजनों और मंत्रों को कंपोज किया। तो इसे अपौरुषेय कहा जाता है। दोस्तों, इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वेद को अपौरुषेय कहा जाता है तो ऋग वेद को कहा जाता है, जिसके रचना के बारे में किसी प्रकार के विशेष व्यक्ति का नाम सामने नहीं देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम ऋग वेद, तो इस वीडियो में हम लोग चूँकि हम लोग ऋग वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो ऋग वैदिक काल पढ़ रहे हैं तो जिसका संबंध ऋग वेद से है, इसलिए ऋग वैदिक काल में दोस्तों हम लोग मूल रूप से ऋग वेद और उससे जुड़े हुए पॉइंट्स को देखेंगे कि उस दौरान लोग कैसे रहा करते थे और ऋग वेद से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम ऋग वेद की बात करें तो ऋग वेद में टोटल 10 मंडल है। 10 मंडल का मतलब हम कह सकते हैं कि ऋग वेद 10 अलग अलग खंडों में बटा हुआ है, जिसमें 1028 सूक्त जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं का अर्थ यहाँ पर कहीं ना कहीं दोस्तों मंत्र से है। तो इसमें 10 चैप्टर्स यानी 10 मंडल हैं, और अगर उन चैप्टर्स को हम छोटे छोटे खंडों में बांटें तो जिसे हम लोग सूक्त कहते हैं तो उनकी संख्या 1028 है, जिनको हम सब चैप्टर कह सकते हैं। तथा उन सभी सब चैप्टर्स में हमें 10,462 ऋचाएँ देखने को मिलती हैं, जो कि बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऋग वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में कहीं ना कहीं पुरुष सूक्त नामक सेक्शन से हमें चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन मिलता है। तो चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन कहाँ से मिलता है तो ऋग वेद के 10वें मंडल से। अब चतुष्वर्णीय समाज का मतलब क्या हुआ दोस्तों, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ऋग वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज के बारे में ये लिखा
देखा गया है कि समाज जो होगा वो 4 वर्णों में बटा होगा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होंगे तथा इन 4 वर्णों को यहाँ पर ब्रह्मा के क्रमशः मुख से, भुजाओं से, जंघों से और चरणों से निकला हुआ बताया गया है। ब्राह्मण को ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न बताया गया है, जबकि क्षत्रिय को ब्रह्मा के भुजाओं से तथा वैश्य को ब्रह्मा के जंघों से और शूद्र को ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न बताया गया है। तो ये चतुष्वर्णीय समाज है कि हमारा जो समाज होगा वो 4 वर्णों में बटा होगा, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य देखने को मिलेंगे। तो ये इस चीज़ का वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों? तो यह ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलता है, जिसे चतुष्वर्णीय समाज कहते हैं। ये चीज़ हम लोग समझ गए दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो समाज का वर्गीकरण देखने को मिलता है, जो समाज का व्यवस्था देखने को मिलता है, सॉरी दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पर कि यहाँ पर जो समाज का वर्णन देखने को मिलता है, जो वर्गीकरण देखने को मिलता है, वो कर्म के आधार पर देखने को मिलता है। जबकि हम लोग उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो यहाँ पर पढ़ेंगे कि वहाँ पर जो समाज का वर्गीकरण किया जाता है वो जन्म के आधार पर हो जाता है। कर्म के आधार पर दोस्तों ये हुआ कि जैसे हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र देखने को मिलते हैं, जिनके अलग अलग कार्य हैं। जैसे ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति ही पूजा पाठ करा सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो वर्गीकरण है वो कर्म के आधार पर देखने को मिलता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का जन्म अगर ब्राह्मण परिवार में हुआ तो वही पूजा पाठ, यज्ञ इत्यादि कराएगा। यहाँ पर कर्म के आधार पर वर्गीकरण है, अर्थात अगर कोई भी जाति का व्यक्ति है और उसे इसकी जानकारी है तो वो यह कार्यों को करा सकता था। तो यहाँ पर कर्म के आधार पर समाज का वर्गीकरण देखने को मिलता है। जबकि उत्तर वैदिक काल में हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर जन्म के आधार पर चीज़ें बट जाती हैं। अगर हम देखें कि ऋग्वेदिक काल में किस तरह के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था आर्यों के द्वारा अथवा उनसे जुड़े हुए लोगों के द्वारा, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर 3 तरह के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। एक वास, दूसरा नीवी और तीसरा अधिवास। वास उस तरह के कपड़ों को कहा जाता दोस्तों जो मध्य भाग में पहना जाता था। मध्य भाग में पहनने वाले कपड़े को वास कहा जाता था, अर्थात यहाँ से यहाँ तक के जो कपड़े हुआ करते थे उसे वास कहा जाता था। नीवी जो था वो कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र हुआ करता था नीचे, और अधिवास जो था वो कहीं ना कहीं चादर अथवा ओढ़ने जैसा वस्त्र हुआ करता था जिसको ऊपर से लोग ओढ़ा करते थे। तो 2-3 तरह के वस्त्रों का यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। वास जो कि मध्य भाग में, नीवी जो कि कमर के नीचे पहना जाता था, और अधिवास जो कि एक तरह से चादर या ओढ़ने के रूप में पहना जाता था। अगर हम देखें तो दोस्तों देखेंगे कि ऋग्वेद में कहीं ना कहीं 25 नदियों का वर्णन मिलता है। 25 नदी, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ऋग्वेद में कितनी नदियों का कुल वर्णन मिलता है? तो 25 नदियों का वर्णन मिलता है, जिसमें सिंधु का वर्णन सबसे ज़्यादा बार देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन डायरेक्टली कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन सबसे अधिक बार देखने को मिलता है, तो सिंधु नदी का वर्णन सबसे अधिक बार देखने को मिलता है। इसमें गंगा का वर्णन 1 बार, यमुना का वर्णन 3 बार, लेकिन यहाँ पर सबसे पवित्र नदी के रूप में दोस्तों सरस्वती नदी को सरस्वती नदी का नाम आता है, जिसको नदीतमा कह के भी संबोधित किया गया है। तो क्वेश्चन इसे बार बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का वर्णन कितनी बार देखने को मिलता है? तो 1 बार। यमुना का वर्णन कितनी बार? तो 3 बार। तथा किस नदी का वर्णन सर्वाधिक बार देखने को मिलता है? तो सिंधु नदी का। तथा किस नदी को यहाँ पर सबसे पवित्र कह के संबोधित किया गया है? तो सरस्वती, जिसको नदीतमा के नाम से भी यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो ये पॉइंट्स को हम लोग बढ़िया से याद रखेंगे दोस्तों। अब आइए हम लोग देखते हैं, जो ऋग्वेद था वहाँ पर आर्यों के 5 कबीले देखने को मिलते हैं। 5 कबीले देखने को मिलते हैं, जिसे कहीं ना कहीं पंचजन कह के संबोधित किया जाता था। हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि जो हमारा ऋग्वैदिक समाज था या वैदिक जो समाज था, वहाँ पर जो परिवार का स्ट्रक्चर था वो कहीं ना कहीं सबसे पहले कुल हुआ करता था, कुल के बाद से ग्राम हुआ करता था, ग्राम के बाद से एक सेकंड। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि किस तरह से वैदिक काल में समाज का वर्णन हुआ करता था। समाज की जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वह कुल हुआ करती थी, तथा उसके बाद से जो उससे बड़ी इकाई हुआ करती थी, कुल का मतलब परिवार होता था दोस्तों। जब छोटे छोटे परिवारों को मिलाया जाता था तो ग्राम बनता था, और छोटे छोटे ग्रामों को मिला करके 20 बनता था, और 20 को मिला करके जन्म हुआ करता था।
जन को दोस्तों कई बार यहाँ पर कबीला कह के भी संबोधित किया गया है, जिसका जो हेड हुआ करता था वो राजा हुआ करता था। तो याद रखेंगे दोस्तों, जन कहें या कबीला कहें, इसमें कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। दोनों के शासक जो थे वो राजा हुआ करते थे। दोस्तों यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यह जो सभ्यता थी, जो कि वैदिक काल की सभ्यता थी, वो पितृसत्तात्मक सभ्यता थी, जबकि सिंधु घाटी के बारे में हमने पढ़ा है कि वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। पितृसत्तात्मक सभ्यता इसलिए थी क्योंकि कुल अथवा परिवार का जो मुखिया हुआ करता था वो पिता हुआ करता था। उसके बाद से ग्राम का जो मुखिया हुआ करता था उसे ग्रामीणी कह के संबोधित किया जाता था। विष के हेड को विषपति और जन अथवा कबीले के हेड को राजा कह के संबोधित किया जाता था। तो यहाँ पर दोस्तों कि जो आर्य हुआ करते थे वो कबीला में रहा करते थे, और कबीलों का जो वर्णन है यहाँ पर हमें 5 कबीलों का वर्णन मिलता है जो कि आर्यों के स्थान के रूप में दिखाई देता है, जिसमें पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रहयु इम्पोर्टेंट है, जिसे पंचजन कह के संबोधित किया गया है। तो ऋग्वेद में अगर हम क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि कितने कबीलों का वर्णन मिलता है आर्यों से जुड़े हुए, तो 5 कबीलों का वर्णन मिलता है, जिसके नाम पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रहयु है, जिसे पंचजन कह के संबोधित किया गया है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने को ये मिलता है दोस्तों कि ऋग्वेद में जो उसका 7वां मंडल है वहाँ पर एक युद्ध का वर्णन मिलता है जिसे दशराज युद्ध कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है? तो यह उसके 7वें मंडल में देखने को मिलता है। इस युद्ध से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि यह जो युद्ध था वो पुरुषड़ी नदी यानी कि रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह युद्ध भरत वंश के राजा सुदास, जिनके पुरोहित वशिष्ठ हुआ करते थे, उनके तथा अन्य 10 जनों के बीच में हुआ था। जन का मतलब हमने अभी पढ़ा था दोस्तों, जन को ही हम लोग कबीला कहा करते थे, जिसके मालिक राजा हुआ करते थे। तो ये 10 जन अलग एक ग्रुप में थे और जो ये भरत वंश के राजा थे सुदास, वो एक ग्रुप में थे। इस 10 जन में ये 5 जन पंचजन भी थे, यानी कि इनका नाम था। ये जो 10 जन थे उसमें पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और द्रहयु का नाम लिया ही जाता है। तो जबकि इसके जो अलावे जो 5 अन्य जन थे उसमें अलीन, पक्ष, भलानस, विसरणी और सीवी का नाम देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसके ये जो 10 जन थे वो एक ग्रुप में थे, जबकि पुरुषणी नदी के तट पर जो अलग एक ग्रुप था वो भरत वंश के राजा सुदास का था। और इस युद्ध में कहीं ना कहीं सुदास का विजय देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि दशराज युद्ध किनके बीच हुआ था? तो यह भरत वंश के राजा सुदास तथा अन्य 10 जनों के बीच में हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुए। यह युद्ध पुरुषणी अर्थात जो कि इस समय रावी नदी जिसको हम लोग कह के संबोधित करते हैं उसके तट पर हुआ था। अगर हम देखें दोस्तों कि इस सभ्यता की जो व्यवस्था थी वो किस तरह की व्यवस्था थी, तो यह एक कबीलाई व्यवस्था हुआ करती थी। कबीलाई व्यवस्था हमने इसीलिए अभी हमने बताया कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा सामाजिक सेक्शन था वो कहीं ना कहीं कबीला अथवा जन हुआ करता था, जिसके मालिक राजा हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो व्यवस्था देखने को मिलती है वो कबीलाई व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर समाज देखें तो समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार या कुल थी, उसके बाद से ग्राम, उसके बाद से विष अथवा उसके बाद से कबीला हुआ करता था, जिससे जन कह के संबोधित किया जाता था। अगर यहाँ पर हम दोस्तों इसके ऋग्वैदिक काल में मुख्य व्यवसाय की बात करें तो सबसे मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था, जबकि कृषि जो था इसके बाद का व्यवसाय हुआ करता था। यानी कि यहाँ पर सबसे मुख्य रूप से लोग पशुपालन का काम किया करते थे। हमने ये भी पढ़ा है कि वैदिक काल में गाय को सबसे पवित्र जानवर के रूप में देखा गया है, सबसे महत्वपूर्ण जानवर के रूप में देखा गया है, जिसकी हत्या कहीं ना कहीं मृत्युदंड का शिकार बनाती थी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था तथा कृषि उसके बाद का व्यवसाय हुआ करता था। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे तो वहाँ पर मुख्य व्यवसाय पशुपालन न होकर के कृषि हो जाएगा और पशुपालन उसके बाद का व्यवसाय हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ऋग्वैदिक काल से जो जुड़े हुए पॉइंट्स हैं वो कुछ अपने आप में अलग ही कहानी बताते हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल में जाते जाते चीज़ें बहुत कुछ बदल जाती हैं, बहुत सारी चेंजेज आती हैं। महिलाओं की स्थिति में खासतौर पे परिवर्तन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ऋग्वेद से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आने वाले वीडियो में ऋग्वेद से जुड़े हुए अन्य इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे तथा उसके बाद से उत्तर वैदिक काल से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।